दुनिया भर में लाखों गैंग हैं और कुछ बहुत प्रसिद्ध भी हैं, लेकिन कू क्लक्स क्लैन, जिसे केकेके के नाम से जाना जाता है, के समान कुछ ही प्रसिद्ध हैं, या हम कहें तो कुख्यात हैं। 100 से अधिक वर्षों से केकेके अमेरिका और दुनिया भर में नफरत का प्रतीक रहा है। यह भी ज्ञात हुआ है कि अमेरिका के कुछ सबसे घातक लोग कुछ भयानक अपराधों के पीछे रहे हैं, लेकिन इतिहास के 8 सबसे खतरनाक केकेके सदस्य कौन हैं? जानने के लिए देखते रहें फ्रैंक एंकोना। फ्रैंक एंकोना एक आधुनिक केकेके सदस्य थे जिन्होंने 21वीं सदी में क्लान के घृणित संदेश को जीवित रखने की कोशिश की थी। आप देखिए, क्लान की संख्या कुछ दशकों से कम हो रही है, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो इसके प्रति वफादार हैं। इनमें से एक फ्रैंक था जो कू क्लक्स क्लान के परंपरावादी अमेरिकी शूरवीरों का शाही जादूगर था। वह 30 वर्षों से अधिक समय से क्लान का सदस्य था, और क्या वह इसके प्रति समर्पित था? और जबकि कुछ मौजूदा क्लान सदस्यों ने क्लान को आधुनिक बनाने और इसे 21वीं सदी के लिए और अधिक स्वादिष्ट बनाने की कोशिश की है, फ्रैंक के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। वास्तव में कू क्लक्स क्लान के परंपरावादी अमेरिकी शूरवीरों का लोकाचार यथासंभव पुराने क्लान के समान होना था। इसने खुद को श्वेत देशभक्त ईसाई संगठन के रूप में वर्णित किया है, जिसकी जड़ें 20वीं सदी की शुरुआत के कू क्लक्स क्लान में हैं। और फ्रैंक ने ऐसा करने का प्रयास कैसे किया? खैर, 2014 में माइकल ब्राउन के पुलिस द्वारा मारे जाने के बाद उसने अपने छोटे क्लान का विज्ञापन करने वाले पर्चे बांटे। यहां तक कि वह टीवी पर आकर पुलिस को प्रदर्शनकारियों को चोट पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। यहां तक कि हिंसा या मौत की हद तक पहुंच गए, भले ही वे निहत्थे थे। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि विरोध के मद्देनजर क्लान युद्ध के लिए तैयार था। बेशक कई क्लान सदस्यों की तरह उन्होंने कहा कि वह केवल अमेरिकी मूल्यों को बढ़ावा दे रहे थे। तो हां, उसका क्लान बड़ा नहीं था, केवल कुछ दर्जन सदस्यों के साथ, लेकिन उसने निश्चित रूप से नफरत के साथ अपना आकार बना लिया था। लेकिन फ्रैंक को यह नहीं पता था कि उसकी छत के ठीक नीचे खतरा है। खतरा कौन था? यह कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी मालिसा थी। 2017 में जब वह लगातार कई दिनों तक काम पर नहीं आए तो खतरे की घंटी बज गई। जाहिर तौर पर परेशान होकर मालिसा ने पुलिस को बताया कि वह नौकरी के लिए शहर से बाहर गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। यहां तक कि वह उसे घर लाने में मदद मांगने के लिए ऑनलाइन भी गई, लेकिन यह सब दिखावा निकला। पुलिस ने खोजबीन की और थोड़ी देर बाद फ्रैंक का शव सेंट लुइस से 70 मील दक्षिण पश्चिम में बेलग्रेड, मिसौरी में मिला। एक बार जब यह पता चला तो मालिसा ने इसे छुपाने की कोशिश की और इसके लिए अपने बेटे को दोषी ठहराया। यह सही है। उनके अनुसार तलाक मांगने के बाद पॉल जिंकरसन जूनियर ने फ्रैंक की गोली मारकर हत्या कर दी है। लेकिन विश्वास करें या न करें, यह आखिरी बार नहीं था जब वह अपनी कहानी बदलेगी। एक बार जेल में उसने अंततः कबूल कर लिया कि उसने नशे में रहते हुए उसे मार डाला था। उसने कहा, मैंने दोनों गोलियां चलाईं जिससे मेरे पति की मौत हो गई। और एक बार जब काम पूरा हो गया तो उसने व्यापक रूप से कवर अप करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उनके घर की दीवारों को फ्रैंक के खून से साफ किया गया और खूनी चादरें फेंक दी गईं। जहां तक बात है उसका शव, ठीक है, वह बेलग्रेड, मिसौरी चली गई और उसे फेंक दिया, ये उम्मीद करते हुए कि वह पकड़ी नहीं जाएगी। लेकिन वह पकड़ी गई और अपने बेटे के साथ प्रथम डिग्री हत्या, एक शव को छोड़ने और उसके साथ छेड़छाड़ करने सहित कई आरोपों का सामना करना पड़ा। उनकी सजा, मालिसा के लिए आजीवन कारावास और उसके बेटे के लिए 59 साल की सजा। यह एक दुखद कहानी थी जिसका अंत पूरे परिवार के लिए दुखद था। फ्रैंक की मृत्यु हो गई और वह अपने पीछे दूसरों के प्रति घृणा की विरासत और पुराने क्लान का सम्मान करने की गहरी इच्छा छोड़ गया। लेकिन उसने दुनिया में जो नफरत फैलाई वह उसे उस हत्यारे से नहीं बचा सकी जो ठीक उसकी छत के नीचे था। विलियम जे सिमंस। यदि आप केकेके के इतिहास से अच्छी तरह वाकिफ नहीं हैं, तो आप नहीं जानते होंगे कि क्लान का वास्तव में 20वीं शताब्दी में पुनरुद्धार हुआ था। हाँ, पहला क्लान समाप्त हो गया था और 1910 के दशक तक काफी हद तक अप्रचलित हो गया था, जब किसी के पास इसे वापस लाने का उज्जवल विचार आया। वह व्यक्ति हमारी दूसरी प्रविष्टि है, विलियम जे सीमंस के बारे में थोड़ी पिछली कहानी। उनका जन्म 1880 में हुआ था और चिकित्सा का अध्ययन करने में असफल होने के बाद उन्होंने स्पेनिश अमेरिकी युद्ध में सेवा की थी। युद्ध समाप्त होने के बाद वह तुरंत दुनिया के सबसे खराब घृणा समूहों में से एक को फिर से बनाने में नहीं कूदा। वह वास्तव में कुछ समय के लिए प्रचारक बन गए, लेकिन 1915 में एक कार की चपेट में आ गए। जब वह इस दुर्घटना से उबर रहे थे तब उन्होंने फिल्म बर्थ ऑन ऑफ ए नेशन देखी और फैसला किया कि क्लान को वापस लाने की जरूरत है। और आप केकेके को वापस कैसे जीवंत करेंगे? सीमंस की योजना क्लान की मूल प्रिस्क्रिप्ट पर हाथ डालने, उसके आधार पर नियम बनाने और फिल्मों में देखी गई कुछ चीजें जोड़ने की थी। ओह, वह उन लोगों के एक समूह को शामिल करने में सक्षम था जिन्हें वह जानता था, और उन्होंने 1915 में
थैंक्सगिविंग ईव पर एक पहाड़ पर चढ़कर और एक क्रॉस को जलाकर क्लान के इस नए युग की शुरुआत की। खैर, वे नाटकीय नहीं तो कुछ भी नहीं थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, यह क्लान 2.0 हजारों लोगों को अपने उद्देश्य में शामिल करने में सक्षम हुआ और इसने उन्हें खुली बाहों से शामिल किया, जब तक कि वे यहूदी, कैथोलिक या पूर्वी यूरोप से नहीं थे। ये प्रभावशाली भर्ती संख्याएं आंशिक रूप से इसलिए थीं क्योंकि सीमंस और उनके डिप्टी रॉय एलोंजो डेविस ने देश भर में भाषण दिए और लोगों को केकेके के लाभ के बारे में समझाने की कोशिश की। शायद वह इस संदेश को फैलाने में इतना व्यस्त था कि उसे ध्यान ही नहीं आया कि उसके आसपास के लोग उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। सिमंस केकेके के दूसरे शाही जादूगर के रूप में अपने दिन नहीं जी पा रहे थे। उनकी हत्या नहीं की गई थी, लेकिन हीराम वेस्ले इवांस, जो इस सूची में भी हैं, ने उनके खिलाफ तख्ता पलट का नेतृत्व किया था। इवांस ने क्लान के अन्य सदस्यों को सिमंस के खिलाफ साजिश रचने के लिए मना लिया और उससे उसकी शक्ति छीन ली गई और समूह से बाहर कर दिया गया। वह पूरी तरह से अकेले नहीं थे, क्योंकि उनके वफादार डिप्टी रॉय एलोंजो डेविस ने एक और श्वेत वर्चस्ववादी घृणा समूह बनाने के लिए उनके साथ शामिल हो गए थे। इस बार उन्हें ज्वलंत तलवार के शूरवीर कहा गया और निश्चित रूप से सीमंस इसके शाही जादूगर थे। यह दिखाते हुए कि उनमें वास्तव में इस तरह की चीजों के प्रति रुचि है, फ्लेमिंग स्वॉर्ड के शूरवीर केकेके के हजारों सदस्यों को अपने कब्जे में लेने में सक्षम थे और उनकी शक्ति के चरम पर उनके 60,000 से अधिक भक्त थे। लेकिन ये अच्छे समय टिकने वाले नहीं थे और क्लान की तरह शूरवीरों ने भी 20वीं सदी के मध्य तक बहुत सारे सदस्यों को खो दिया। इसके अनेक कारण हैं। अमेरिका में नए राजनीतिक परिदृश्य ने क्लैंसमैन बनना कम कर दिया और क्लान स्वयं हमेशा किसी न किसी घोटाले में फंसा रहता था। 1921 में यूएस हाउस कमेटी ऑन रूल्स ने सिमंस से क्लान की गतिविधियों के बारे में गवाही दी और उन्होंने ज्यादातर खुद को इससे दूर रखने की कोशिश की। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसका क्लान से नाता खत्म हो गया। वास्तव में उनका क्लान से कभी नाता नहीं टूटा और वे 1945 में अपनी मृत्यु तक सदस्य बने रहे। विलियम जे सीमंस के बारे में वास्तव में बुरी बात यह है कि उन्होंने केकेके को इतिहास में नहीं रहने दिया, क्योंकि यह पहले ही समाप्त हो चुका था। इसके बजाय उसने इसे पुनर्जीवित करने का फैसला किया और सीधे तौर पर इसे और इसके द्वारा किए गए सभी अत्याचारों को जारी रखा। डीसी स्टीफेंसन। हमारी सूची में बहुत से लोगों के बारे में दिलचस्प बात यह है कि उनकी कहानियां आमतौर पर निंदनीय तरीकों से जुड़ी हुई हैं। उदाहरण के लिए डीसी स्टीफेंसन को लें, जिनका हीराम वेस्ले इवांस के साथ बड़े पैमाने पर मतभेद हो गया था, जिसने विलियम जे सिमंस को केकेके से बाहर निकाल दिया था। उन्होंने खुद को केकेके की अंदरूनी लड़ाई के बीच में कैसे पाया? आइए इसे थोड़ा पीछे ले जाएं। स्टीफेंसन का जन्म 1891 में टेक्सास राज्य में हुआ था और उन्होंने अपने प्रारंभिक वर्ष कैसानोवा के रूप में बिताए, जिन्होंने 30 साल की उम्र से पहले ही 2 अलग अलग महिलाओं से शादी की, गर्भ धारण किया और उन्हें छोड़ दिया। अपने दूसरे परिवार से अलग होने के बाद उन्होंने कोयला व्यवसाय में अपना करियर शुरू किया, इवांसविले, इंडियाना। लेकिन जोसेफ एम हफिंगटन द्वारा केकेके में भर्ती किए जाने के बाद वह केकेके में बहुत व्यस्त होने वाले थे। अब जबकि स्टीफेंसन एक कट्टर पिता और नफरत से भरे व्यक्ति थे, केकेके मामलों के मामले में वह काफी मेहनती थे। उन्होंने न केवल हजारों अन्य लोगों की भर्ती का नेतृत्व किया, बल्कि फायरी क्रॉस की स्थापना भी की, जो क्लान का समाचार पत्र था। इस सारी कड़ी मेहनत के कारण क्लान के प्रमुखों की नजर उस पर पड़ी और वह बहुत जल्द ही बहुत महत्वपूर्ण बन गया। वास्तव में वह इतना महत्वपूर्ण था कि जब हीराम वेस्ले इवांस ने विलियम जे सिमंस से क्लान का नेतृत्व लेने के लिए अपनी बोली शुरू की, तो स्टीफेंसन उनके सबसे बड़े समर्थकों में से एक थे। जैसा कि आप अब तक जानते हैं, अधिग्रहण की बोली सफल रही और जब इवांस क्लान नेता बने तो उनके समर्थकों को पुरस्कृत किया गया। स्टीफेंसन को केकेके के लिए भर्ती का प्रभारी बनाया गया और उन्हें इंडियाना का ग्रैंड ड्रैगन बनाया गया। इससे उन्हें न केवल शक्ति मिली, बल्कि पैसा भी मिला, क्योंकि वह भर्ती शुल्क में कटौती कर रहे थे। लेकिन जैसा कि केकेके नेताओं के साथ परंपरा है, वह जल्द ही इवांस के साथ असहमत हो गए और अलग होने और उनके बिना एक और केकेके गुट शुरू करने की कोशिश की। ये इतना बुरा हो गया कि वह समर्थन के लिए पूर्व नेता विलियम जे सिमंस के पास वापस गए। वह इंडियाना में अपनी स्थिति से इतने उत्साहित थे कि उन्होंने एक बार प्रसिद्ध रूप से कहा था, मैं इंडियाना में कानून हूं, लेकिन स्टीफेंसन को एक खूंटी से नीचे ले जाया जाने वाला था। हालांकि इसका क्लैंसमैन के रूप में उनकी गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं था। 1925 में उन्होंने मैज ओबरहोल्जर नाम की एक महिला का अपहरण कर लिया और एक ट्रेन कार में उसके साथ हिंसक हमला किया। उसने न केवल उसके साथ घनिष्ठता से मारपीट की, बल्कि उसके पूरे शरीर पर काटा भी, और दर्द इतना गंभीर था कि उसने कई बार अपनी जान लेने पर विचार किया।
और इसके बावजूद स्टीफेंसन उसे रिहा नहीं करना चाहता था और मांग करता था कि वह उससे शादी करे। लेकिन आखिरकार जब वह मरने वाली थी तो वह उसे उसके माता पिता के पास वापस ले गया और घावों के कारण मरने से पहले उसने आप बीती सुनाई। स्टीफेंसन पर उसके अपहरण और हत्या का मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन 1956 में उन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन उस समय नुकसान न केवल उनकी प्रतिष्ठा को बल्कि केकेके को भी हुआ था। ऐसे भयानक काम करने वाले व्यक्ति के साथ जुड़ने से उन्हें बुरा लगा और बहुत से लोगों ने उनसे विमुख कर दिया। स्टीफेंसन के लिए भी यह कोई अच्छा लुक नहीं था, क्योंकि वह प्रोटेस्टेंट नारीत्व, निषेध और पारिवारिक मूल्यों के प्रवर्तक थे। लेकिन यहां वह एक महिला को शराब पिला रहा था, उसका अपहरण कर रहा था और उस पर इस हद तक हमला कर रहा था कि वह मर गई। यह स्टीफेंसन का आखिरी हमला मामला नहीं होगा, क्योंकि 1961 में उन्हें एक किशोर लड़की पर हमला करने की कोशिश के लिए गिरफ्तार किया गया था और जुर्माना लगाया गया था। 1966 में 71 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। केकेके में कुछ सचमुच निंदनीय लोगों को रखा गया है, लेकिन डीसी स्टीफेंसन न केवल काले लोगों से बल्कि महिलाओं से भी घृणा करते थे, यहां तक कि उन महिलाओं से भी जिनके साथ उन्होंने काम किया था। अब यह वास्तव में बुरा है। थॉमस रॉब। एक बात जो केकेके के इतिहास में सुसंगत है वह यह है कि जब क्लान गिर रहा होता है या बुरी स्थिति में होता है, तब भी कोई न कोई व्यक्ति हमेशा आता है जो इसे पुनर्जीवित करना और इसे जारी रखना चाहता है। 20वीं सदी के अंत में इन लोगों में से एक थॉमस रॉब थे। 1989 में रॉब द्वारा केकेके उस समय यूकेए कहा जाता था, पर कब्जा करने से ठीक पहले समूह को एक विनाशकारी मुकदमे का सामना करना पड़ा था, जिसने मूल रूप से इसे दिवालिया बना दिया था। लेकिन रॉब ने क्लान के फिर से उभरने की क्षमता पर विश्वास किया और एक रीब्रांड मिशन पर चला गया। बदलने वाली पहली चीज नाम थे। अब इसे क्लू क्लक्स क्लान नहीं बल्कि द नाइट्स पार्टी कहा जाता था और खुद को ग्रैंड विजार्ड कहने के बजाय, जैसा कि पहले लोग कहते थे, वह नेशनल डायरेक्टर की उपाधि के साथ गए। उन्होंने अपने पूर्ववर्तियों के कष्टप्रद प्रारंभिक संस्कारों से भी छुटकारा पा लिया। अब जो कोई भी क्लान में शामिल होना चाहता है वह एक फॉर्म के माध्यम से ऐसा कर सकता है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या उसे रीब्रांड के हिस्से के रूप में क्लान के घृणित संदेशों और हिंसक गतिविधियों से छुटकारा मिल गया। नहीं, उसने नहीं। कुछ साल पहले और आग लगाने के कुछ ही समय बाद क्लान के कई सदस्यों ने दक्षिणी गरीबी कानून केंद्र के कार्यालय में प्रवेश करने की कोशिश की और निस्संदेह घृणित बयानबाजी जारी है। जब राष्ट्रपति ओबामा ने 2008 में अमेरिकी चुनाव जीते तो रॉब ने कहा कि यह हमारे लोगों, जिन्हें मैं इस महान देश के असली मालिकों और नेताओं के रूप में देखता हूं, और उनके लोगों अश्वेतों के बीच एक नस्ल युद्ध था। और जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के लिए दौड़ रहे थे तो रॉब ने अपना समर्थन बताने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। और यह कोई मूक या शांत मामला नहीं था। उन्होंने पहले पन्ने पर एक चमकदार समर्थन लिखा, जिससे इतना विवाद हुआ कि ट्रंप टीम को मतदान शुरू होने से पहले इसे अस्वीकार करना पड़ा। और जबकि वह जिस क्लान का नेतृत्व करता है वह पुराने क्लानों जितना लोकप्रिय या शक्तिशाली नहीं है, उसने साथ ही श्वेत वर्चस्ववादी संगठनों के साथ बहुत सारे संबंध बनाए रखे थे। इनमें आर्यन नेशंस शामिल हैं, जिन्होंने उन्हें विश्व कांग्रेस में भाषण दिया था, और लोकप्रिय वेबसाइट स्टॉर्मफ्रंट भी शामिल है। लेकिन इस उद्देश्य के प्रति उनके समर्पण को मूर्ख मत बनने दीजिए। उन्हें अभी भी कथित तौर पर वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल होने का समय मिला है, और एक बार उन पर क्लान को दिए गए $20,000 का दान लेने का आरोप लगाया गया था। सबसे पागलपन भरा हिस्सा, रॉब आज भी एक पादरी के रूप में काम करता है। अरकानसस के बर्गमैन में क्रिश्चियन रिवाइवल सेंटर रॉब की मान्यताओं के अनुरूप है, और उसने अपनी वेबसाइट पर यहां तक कहा है कि हम मानते हैं कि एंग्लो सैक्सन, जर्मनिक, स्कैंडिनेवियाई और संबंधित लोग बाइबल के लोग हैं, भगवान से अलग और अभिषिक्त इज़राइल। हमारे लोगों को शैतान की पुकार का विरोध करना चाहिए, जिसके बारे में बाइबल कहती है कि वह प्रकाश और प्रेम के रूप में प्रच्छन्न होकर आएगा। भाईचारा, अंतरजातीय प्रेम। इससे पता चलता है कि 21वीं सदी में भी केकेके अभी भी ऐसे स्थान ढूंढता है जहां उसके संदेश का स्वागत किया जाता है, यहां तक कि चर्च में भी। रॉब 77 साल की उम्र में भी नाइट्स पार्टी के राष्ट्रीय निदेशक हैं, और ऐसा नहीं लगता कि वह जल्द ही कोई नया मोड़ लेंगे। डेविड ड्यूक सभी समय के सबसे अधिक पहचाने जाने वाले क्लैंसमैन में से एक है, यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जो क्लान के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। और यह समझ में आता है ये देखते हुए कि वह छोटी उम्र से ही इसकी विचारधारा के प्रति कितने समर्पित रहे हैं। उनका जन्म 1950 में तुलसा, ओक्लाहोमा में हुआ था, और जब वे हाई स्कूल में थे तब उन्होंने एक क्लैंसमैन के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने श्वेत वर्चस्ववादी शिक्षण में रुचि ली थी
और एक युवा व्यक्ति के रूप में इस विषय पर कई किताबें पढ़ी थीं। अंततः स्नातक होने से पहले ही उन्होंने केकेके में शामिल होने का साहसिक कदम उठाया। समर्पण के बारे में बात करें, 1968 में उन्होंने लुइसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और सफलता हासिल की। अपनी पढ़ाई के साथ नहीं, बल्कि अपना स्वयं का श्वेत वर्चस्व समूह शुरू करने के साथ, जिसे व्हाइट यूथ अलायंस कहा जाता है। ड्यूक वर्षों से नाजियों और हिटलर के बारे में पढ़ रहा था, लेकिन कॉलेज में ही उसकी रुचि वास्तव में पनपने लगी। उन्हें नाजी वेशभूषा में कार्यक्रमों में भाग लेने, हिटलर का जन्मदिन मनाने और यहां तक कि वर्जीनिया में अमेरिकी नाजी पार्टी सम्मेलन के लिए सड़क यात्रा करने के लिए जाना जाता था। कॉलेज में श्वेत वर्चस्व का भरपूर अभ्यास करने के बाद डेविड ड्यूक के कॉलेज के बाद के वर्ष काफी दिलचस्प थे। वह श्वेत वर्चस्ववादी हलकों में बहुत प्रमुख हो गए और 1974 में नाइट्स ऑन ऑफ कू क्लक्स क्लैन की स्थापना की। उन्होंने महज 26 साल की उम्र में इस भूमिका में प्रवेश किया और 6 साल तक इस भूमिका में रहे। उनका कार्यकाल काफी यादगार था, क्योंकि उन्होंने महिलाओं और कैथोलिकों को इसमें शामिल होने की अनुमति दी थी, जो कि उनके पूर्ववर्ती बड़े प्रशंसक नहीं थे। लेकिन भले ही वह केकेके के प्रति समर्पित थे, फिर भी वह कुछ बहुत ही संदिग्ध सौदों में शामिल थे। 1980 में उन्हें केकेके छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जब यह पता चला कि वह इसकी सदस्यता जानकारी FBI को बेच रहे थे। फिर उन्होंने राजनीति में हाथ आजमाने का फैसला किया और सभी प्रकार के पदों के लिए दौड़ लगाई। 1975 और 1979 दोनों में असफल होने के बाद उन्हें 1989 में लुइसियाना राज्य सीनेट में चुना गया और उन्होंने लुइसियाना के गवर्नर, अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिकी कांग्रेस के लिए दौड़ने की भी असफल कोशिश की। याद रखें, जब उन पर FBI को रहस्य बेचने का आरोप लगाया गया था। खैर, यह आखिरी बार नहीं था जब उसके हाथ कुकी जार में थे। अपने पूरे राजनीतिक जीवन में उन पर अपने लिए धन चुराने के आरोप लगते रहे हैं। ड्यूक ने भी अपनी मान्यताओं पर बहुत पलटवार किया। 90 के दशक में उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपने तरीके बदल दिए हैं और अपनी पूर्व नस्लवादी मान्यताओं को त्याग दिया है। लेकिन वर्षों बाद हम वापस आए और कहा कि वह अभी भी केकेके के उद्देश्य में विश्वास करते हैं और विभिन्न नस्लवादी मान्यताओं को बढ़ावा देना जारी रखते हैं। 1990 का दशक ड्यूक के लिए निराशाजनक रहा, क्योंकि उन्हें वित्तीय धोखाधड़ी और कर चोरी के आरोप में 15 महीने के लिए जेल भेज दिया गया था। लेकिन एक बार जब वह आउट हो गए तो सभी दांव बेकार हो गए। इस बार उसके पास इंटरनेट की शक्ति थी और इससे उसे अपना संदेश फैलाने की अनुमति मिली। उसके बाद से उन्होंने राजनीति पर टिप्पणी करना, राजनीतिक उम्मीदवारों, मुख्य रूप से डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करना और केकेके के पूर्व जादूगर के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रखना शुरू कर दिया है। लेकिन भले ही वह लगातार खबरों में बने हुए हैं, लेकिन कुछ लोग पीछे हट रहे हैं। उन्हें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर से प्रतिबंधित कर दिया गया है और धुर दक्षिणपंथी रैली शुरू करने की कोशिश के लिए उन्हें जर्मनी से भी हटा दिया गया था। भले ही वह दशकों से सक्रिय है और उसने बार बार अपने समर्थकों को धोखा दिया है, फिर भी कई लोग ड्यूक को अपना आदर्श मानते हैं। अफसोस की बात है, इसका शायद यह अर्थ है कि हमने उसका अंतिम दर्शन नहीं किया है। हीराम वेस्ले इवांस। मैंने 1920 के दशक में कुख्यात केकेके तख्तापलट के बारे में बात की है और कैसे विलियम जे सिमंस को सत्ता से हटा दिया गया था। लेकिन उस आदमी के बारे में क्या जिसने तख्तापलट के लिए उकसाया? हीराम वेस्ले इवांस। वह विशेष रूप से घातक है, क्योंकि वह वही था जिसने 20वीं सदी में केकेके को अपनी शक्ति के शिखर पर पहुंचाया और इसके पीड़ितों को बेहिसाब नुकसान पहुंचाया। इवांस का जन्म 1881 में इशलैंड, अल्बामा में हुआ था और वे टेक्सास में पले बढ़े। दंत चिकित्सक बनने का प्रशिक्षण लेने और डलास में दुकान स्थापित करने के बाद वह 1920 में केकेके में शामिल हो गए। इवांस के बारे में एक उल्लेखनीय बात यह है कि वह महत्वाकांक्षी थे। उन्हें केकेके में बमुश्किल 1 साल ही हुआ होगा कि उन्हें ऊंची साइक्लोप्स के रूप में पदोन्नत किया गया और उन्होंने दूसरों के खिलाफ घृणा अपराध भड़काना शुरू कर दिया। लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। क्लान के लिए उसके पास बड़ी योजनाएं थीं और उन्हें साकार करने के लिए उसे शक्ति की आवश्यकता थी। इसलिए हमने स्पष्ट तार्किक विकल्प चुना और तख्ता पलट कर दिया। उन्होंने वर्तमान शाही जादूगर को क्लान को इस तरह से पुनर्गठित करने के लिए मना लिया जिससे उसे अधिक शक्ति मिल सके, और एक बार ऐसा हो जाने पर उसने उसे भूमिका से बाहर कर दिया। अब जब क्लान उसके नियंत्रण में था तो उसकी योजनाओं को गति देने का समय आ गया था। लेकिन सबसे पहले योजनाएं क्या थीं? एक शब्द में, प्रोटेस्टेंट। क्लान पहले से ही गोरे लोगों का पक्षधर था, लेकिन इवांस का मानना था कि प्रोटेस्टेंट ही अमेरिका के सच्चे मालिक थे। अपनी पुस्तक द क्लान्स फाइट फॉर अमेरिकनिज्म में उन्होंने कहा, ये श्वेत नस्ल अमेरिका की परंपराओं और प्रोटेस्टेंटवाद की भावना के प्रति वफादारी की प्रवृत्ति है।
जो राणोके और प्लायमाउथ रॉक के दिनों से अमेरिकीवाद का एक अनिवार्य हिस्सा रही है। वे क्लान के नारे में संक्षिप्त हैं, मूल निवासी, श्वेत, प्रोटेस्टेंट वर्चस्व। इसका मतलब न केवल क्लान को अंदर से फिर से तैयार करना था, बल्कि बाहर से और अधिक लोगों को इसमें शामिल करना भी था। और इसकी कीमत के हिसाब से इवांस ने 20वीं सदी की शुरुआत में क्लान की संख्या में वृद्धि की। संख्याओं को लेकर कुछ बहस चल रही है, लेकिन अनुमान है कि अपने चरम पर क्लान में 2 से 6 मिलियन लोग थे। 4 जुलाई 1923 को इवांस की कुख्यात सभा इतनी बड़ी थी कि उन्होंने 2 लाख से अधिक लोगों की भीड़ को संबोधित किया। हम जो देख सकते हैं, इवांस की रणनीति 2 भागों में काम करती है। सबसे पहले उन्होंने इलिनॉइस और मिशिगन जैसे राज्यों से सदस्यों की भर्ती की, जिससे उनका प्रभाव बढ़ गया। उन्होंने राजनीति और क्लान समर्थक सदस्यों को निर्वाचित कराने में भी गहरी रुचि ली। इसका मतलब यह था कि केकेके के पास संख्या और राजनीतिक प्रभाव था, और इवांस को 1920 के दशक में टाइम मैगजीन के कवर में भी दिखाया गया था। लेकिन जैसे ही चीजें बढ़ीं, अंततः उनमें गिरावट आई। सबसे पहले इवांस का अपने पूर्व सहयोगी डीसी स्टीफेंसन के साथ पैसों को लेकर बड़ा विवाद हो गया था। दोनों के बीच वर्षों तक आरोप प्रत्यारोप होते रहे, और ऐसा लग रहा था कि उनके झगड़े के कारण क्लान 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। जैसा कि आपको इस वीडियो में पहले से याद होगा, स्टीफेंसन अंततः एक महिला पर हमला करने और उसकी हत्या करने के आरोप में जेल गए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि इवांस के साथ सब कुछ ठीक था। इसके विपरीत उसने क्लान के अन्य सदस्यों के साथ लड़ाई जारी रखी। उन्होंने उस पर मुकदमा दायर किया, उसने उन्हें धमकाया, और लोग बड़ी संख्या में वहां से जाने लगे। यह भी तथ्य है कि स्टीफेंसन के अदालती मामले ने क्लान पर नकारात्मक प्रकाश डाला। जब महामंदी आई, तब तक इसकी सदस्यता पहले की तुलना में बहुत ही कम थी। इवांस ने अंततः 1939 में क्लान से इस्तीफा दे दिया और निर्माण कार्य में काम करना शुरू कर दिया। हालांकि वह कुछ कानूनी मुसीबत में फंस गए और जुर्माना प्राप्त किया। जहां तक उनके राजनीतिक रुख का सवाल है, खैर, उन्होंने कैथोलिकों के प्रति अपना रवैया नरम कर लिया, लेकिन क्लान से अलग नहीं हुए। वास्तव में वह 1949 से ही क्लान कार्यक्रमों में बोलते रहे थे, और 1966 में अपनी मृत्यु तक एक सम्मानित पूर्व सदस्य थे। केकेके में कई खतरनाक लोग रहे हैं, लेकिन अपने साथी क्लैंसमैन को डबल क्रॉस करने और फिर कुछ ही वर्षों में अपना संदेश सैकड़ों हजारों अन्य लोगों तक फैलाने के लिए एक विशेष प्रकार के खतरे की आवश्यकता होती है। नाथन बेडफोर्ड फॉरेस्ट। जब केकेके के केंद्र में श्वेत वर्चस्ववादी विचारों की बात आती है, तो नाथन बेडफोर्ड फॉरेस्ट की तुलना में कुछ ही लोग इसके प्रति अधिक प्रतिबद्ध रहे हैं। मुझ पर विश्वास मत करो, फॉरेस्ट ने एक उच्च पदस्थ केकेके नेता और एक संघीय सैनिक दोनों के रूप में कार्य किया। यदि यह समर्पण नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि क्या है। फॉरेस्ट का जन्म 1821 में टेनेसी में हुआ था, और मान लीजिए कि उन्होंने एक दिलचस्प जीवन जिया। यह सब तब शुरू हुआ जब वह 21 साल का था, और उसने 2 लोगों की हत्या कर दी जिन्होंने उसके चाचा की हत्या की थी। एक नया आदमी, उसने दास व्यापार में एक नया और रोमांचक करियर अपनाया। खैर, मैंने यह तो कहा कि वह श्वेत वर्चस्व के प्रति समर्पित थे। 1850 के दशक के दौरान उन्होंने गुलाम लोगों को खरीदने और बेचने का व्यापार किया और इससे खूब पैसा कमाया। मजेदार तथ्य, जिन गुलाम लोगों से उसने व्यापार किया, उनमें से एक लड़की फ्रेडरिक डगलस की वंशज मानी जाती थी। गृह युद्ध के अंत तक फॉरेस्ट मोर्चे पर था और भर्ती के लिए केंद्र में था। भले ही तकनीकी रूप से उसे ऐसा करने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया और अपनी रेजिमेंट के लिए आपूर्ति खरीदने के लिए अपने स्वयं के कुछ पैसे का भी उपयोग किया। साथ ही यह उनका पैसा नहीं था जिसने संघ में उनका नाम कमाया, यह उनकी युद्ध रणनीति थी। वह युद्ध और युद्ध रणनीति विकसित करने में इतना अच्छा था कि गृह युद्ध समाप्त होने तक वह द विजार्ड ओन ऑफ द सैडल उपनाम से एक जनरल बन गया था। और कॉन्फेडरेसी के हारने के बाद द विजार्ड ओन ऑफ द सैडल नामक व्यक्ति क्या करता है? उन्होंने अब अवैध दास व्यापार के अलावा अन्य काम करने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा सफलता नहीं मिली। आखिरकार उन्होंने शोषित और बहुत अधिक काम करने वाले जेल श्रमिकों का उपयोग करके खेती करना शुरू कर दिया। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, और फिर केकेके के साथ उनका कार्यकाल आया। केकेके की पहली लहर मुख्य रूप से पूर्व संघीय सैनिकों से बनी थी, इसीलिए फॉरेस्ट ने खुद को घर पर ही पाया, और जैसा कि वह दास व्यापार के साथ था, केकेके के भीतर भी सफल रहा। वह जल्द ही महान जादूगर बन गया और चीजें बहुत बहुत खूनी हो गईं। आप देखिए, केकेके केवल सफेद वस्त्र पहनने और क्रॉस जलाने के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है। उन्होंने बहुत से लोगों को मार डाला। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण 1868 के राष्ट्रपति चुनावों के दौरान था, जब केकेके काले लोगों को मतदान करने से रोकना चाहता था, खासकर ओहियो और लुइसियाना जैसे राज्यों में।
विचार यह था कि यदि वे काले और रिपब्लिकन मतदाताओं को मतदान करने से रोकते हैं तो यूलिसिस एस ग्रांट चुनाव नहीं जीतेंगे। इसका परिणाम यह हुआ कि फॉरेस्ट द्वारा आयोजित केकेके हमलों में 1000 से अधिक अश्वेत लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। लेकिन उनके सबसे बुरे प्रयासों के बावजूद ग्रांट चुनाव जीत गए और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। लेकिन इससे भी अधिक अजीब बात यह है कि फॉरेस्ट, दास व्यापारी, संघीय सैनिक और केकेके के संस्थापक सदस्य वास्तव में बाद में जीवन में इससे दूर हो गए। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने अन्य क्लैंसमैन को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की। यह उनके जीवन के कम सफल प्रयासों में से एक था और क्लान का अस्तित्व कायम रहा, जैसा कि हम सभी जानते हैं। 1877 में अपनी मृत्यु से पहले वह अंततः काले अमेरिकियों के अधिकारों के लिए एक मुखर वकील बन गए। रॉबर्ट शेल्टन। ईमानदारी से कहें तो 20वीं सदी केकेके की आपसी लड़ाई, विश्वासघात और दलबदल से भरी हुई है, और शायद इनमें से सबसे दिलचस्प में से एक रॉबर्ट शेल्टन से आता है, जिन्होंने अपने लिए सत्ता सुरक्षित करने के लिए क्लान में दरार का फायदा उठाया। यह गाथा 1960 में केकेके के 7वें महान जादूगर एल्डन एडवर्ड्स की मृत्यु के बाद शुरू हुई, जिसके बाद रॉय डेविस नामक व्यक्ति उनका उत्तराधिकारी बना। इसने केकेके के भीतर संघर्ष के दौर को चिह्नित किया और अंततः कई सदस्यों ने मूल क्लान छोड़ दिया। रॉबर्ट इनमें से एक था और एक स्वतंत्र एजेंट बनने के बाद उसने अपने नए क्लान कू क्लक्स क्लान के अल्बामा नाइट्स के लिए सदस्य प्राप्त करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। अंततः अल्बामा नाइट्स यूनाइटेड क्लैंस ऑफ अमेरिका यूकेए बन गए और केकेके के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करने लगे। महान जादूगर रॉबर्ट शेल्टन के नेतृत्व में एक समय पर इसकी संख्या केकेके से भी अधिक हो गई और ऐसा लगा कि आगे बढ़ना अच्छा था। लेकिन हम केकेके के बारे में बात कर रहे हैं। अगर उनके लिए चीजें अच्छी चल रही हैं तो कहीं ना कहीं किसी को चोट लग रही है। गैर अमेरिकी गतिविधियों पर हाउस कमेटी ने इसके मामलों में रुचि ली और मांग की कि शेल्टन इसके बारे में जानकारी छोड़ दे। उन्होंने इनकार कर दिया और 1 साल जेल में काटे। एक बार जब वह बाहर आए तो उत्पात जारी रहा और रिकॉर्ड में अफ्रीकी अमेरिकियों के खिलाफ कई हिंसक घटनाएं हुईं। उदाहरण के लिए, जब अल्बामा विश्वविद्यालय को एकीकृत किया जा रहा था तब काले छात्रों पर हमले हुए थे और इसमें शामिल कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था और शेल्टन ने उनकी जमानत का भुगतान किया था। बर्मिंघम, अल्बामा में 16वीं स्ट्रीट बैप्टिस्ट चर्च पर भी विनाशकारी बम हमला हुआ था, जिसमें 4 अश्वेत लड़कियों की जान चली गई थी। NAACP कार्यालयों से लेकर कार्यकर्ताओं के घरों तक यूके अपने संदेश को आगे बढ़ाने या उसके रास्ते में आने वाले या श्वेत नहीं होने वाले किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाने में पीछे नहीं हटी। लेकिन इनमें से एक हमले से मिले झटके की बदौलत यूके अपना मैच जीतने वाला था। 1981 में माइकल डोनाल्ड नाम के एक 19 वर्षीय अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति को एक भीड़ ने पीट कर मार डाला था, जिसमें यूके सदस्य जेम्स नोल्स भी शामिल थे। लेकिन क्लान इससे दूर होने वाला नहीं था। इसमें शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और या तो उन्हें जेल की सजा दी गई या उनकी मृत्यु हो गई। इस मामले ने यूके पर भी खराब प्रकाश डाला, जो 1980 के दशक में कहीं भी सामाजिक रूप से उतना स्वीकार्य नहीं था जितना कि सदी की शुरुआत में था। इसके बाद पीड़िता की मां बेउला मीनई डोनाल्ड ने यूके पर सिविल मुकदमा दायर किया और $7 मिलियन का हर्जाना लिया। यदि आप सोच रहे हैं कि यूके के पास भुगतान करने के लिए इतना पैसा कहां था, तो ऐसा नहीं था। और क्योंकि ऐसा नहीं हुआ, यह दिवालिया हो गया और एक न्यायाधीश ने बेउला मीनई डोनाल्ड को इसके मुख्यालय का स्वामित्व दे दिया। यह कई मायनों में यूके के पतन का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई, इसके पास पैसे नहीं थे और इसके सदस्य हतोत्साहित हो गए। अंततः क्लान, जो कभी देश में सबसे बड़ा था और जिसके हजारों सदस्य थे, भंग हो गया। और रॉबर्ट शेल्टन के बारे में आप क्या पूछते हैं? एक समय यूके का बहुत ही सार्वजनिक भव्य जादूगर थोड़ा वैरागी हो गया था और क्लान के विघटन के बाद उसे शायद ही कभी देखा या सुना गया था। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि उन्होंने समय के साथ क्लान या इसकी नस्लवादी विचारधारा को छोड़ दिया, तो आप गलत हैं। 2003 में अपनी मृत्यु से पहले दिए गए आखिरी साक्षात्कार में उन्होंने कहा, क्लान मेरा विश्वास है, मेरा धर्म है, लेकिन यह अब काम नहीं करेगा। क्लान चला गया है, हमेशा के लिए। यदि ग्रह पर किसी समूह में कुछ खतरनाक लोग हैं तो वह केकेके है। हमलावरों से लेकर हत्यारों तक, पीठ में छुरा घोंपने वालों से लेकर ठगों तक, हर प्रकार के खतरनाक व्यक्ति जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, क्लान का सदस्य रहा है। और जबकि हम उनमें से हजारों के नाम बता सकते हैं, हमारी सूची में जो लोग हैं वे सबसे बुरे में से कुछ हैं। केकेके के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं? अब अपनी स्क्रीन पर कार्ड पर क्लिक करें।